अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेसन प्लान है वो फ्रोज़न है। एक टॉपिक एक आपने मूवी भी देखी होगी, बच्चों के लिए है वो मूवी, बड़े भी देख सकते हैं उसका ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लेसन प्लान है ये मेरे एक व्यूवर हैं शगुफ़ी, आई थिंक उनका नेम है शगुफ़ा। उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला था कि फ्रोज़न का लेसन प्लान बनाऊँ मैं, तो मैं ये बना रही हूँ आप सबके लिए और स्पेशली उनकी फ़रमाइश पर। शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा शगुफ़ी ने, तो शुक्रिया शगुफ़ी जी आपका बहुत-बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट यू हैव टू राइट सबक मंसूबा। ये मेरा टॉपिक वाइज़ चल रहा है, एक्चुअली 13 हो चुका है, जिसमें मैंने कुछ मैथ्स के भी डाले हैं, तो सीक्वेंस वाइज़ मुझे याद नहीं कितने हो जाएंगे। सबक मंसूबा 13, लेसन प्लान इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाते हैं किसी स्कूल में टीचिंग के लिए, तो उसका स्कूल का नाम लिखना होता है। फिर ऐसे एक टेबल बनानी होती है, ड्यूरेशन यानी जब आप पढ़ाएंगे तो कितने ड्यूरेशन होगा उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करना होता है। ड्यूरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वक्त उर्दू में, और ये 40 मिनट्स हैं। पीरियड यानी घंटा, कौन सा अलग अलग पीरियड्स होते हैं, घंटे होते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये आपका चेंज भी हो सकता है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग। फिर आता है सब्जेक्ट्स यानी मज़मून, कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, मज़मून उर्दू में बोलते हैं। और ये टॉपिक जो है फ्रोज़न, ये आप हिंदी में भी ले सकते हैं लैंग्वेज, और इंग्लिश में भी ले सकते हैं। उर्दू में तो ये है ही टॉपिक। और मोरल में भी, मोरल एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होता है अखलाकी तालीम, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो उसका मोरल है वो यही है कि सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और प्यार मोहब्बत जब होता है तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो ये मोरल है इस स्टोरी का। फिर है क्लास, दर्जा 8 यानी 8th क्लास के लिए है ये। और डेट यानी तारीख, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। और ये लेसन प्लान मतलब जिस भी क्लास में टॉपिक होगा आप वो ये क्लास वो वाले मेंशन कर सकते हैं। उन्वान यानी सबक, इंग्लिश में बोलेंगे टॉपिक क्या है हमारा जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, फ्रोज़न। फिर आता है आम मकसद, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है। तलबा आपस में मोहब्बत और खुलूस के साथ रहना सीख सकेंगे, तलबा के अंदर खुद एतमाद पैदा होगा। ये मैंने बाय मिस्टेक एतमादी कर दिया था, खुद एतमाद पैदा होगा। नंबर 3, अपनी अच्छी और बुरी आदतों को मानना, समझना और उन पर काबू रखना सीख पाएंगे। 3 पॉइंट का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है वो अब एक्सेप्ट कर पाएंगे, उनके अंदर अच्छी आदत है या बुरी आदत है, वो उसको मान पाएंगे। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी या मानना पड़ेगा कि उनके अंदर अच्छी आदत है। अगर अच्छी आदत नहीं बुरी आदत है तो वो एक्सेप्ट कर पाएंगे उस चीज़ को, तो ये चीज़ समझ पाएंगे वो। नंबर 4, तलबा अपने घर वालों की अहमियत के बारे में जान पाएंगे। इस स्टोरी के पढ़ने के बाद या डीवीडी वगैरह अगर आप उसके ज़रिए दिखाते हैं बच्चों को, तो उसको देखने के बाद जो बच्चों को रियलाइज़ होगा कि अपने घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या ख़ास। नेक्स्ट है फिर पॉइंट 5, तलबा अपने अंदर से डर को निकालने के लिए हिम्मत और हौसले से काम लेना सीख पाएंगे। यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद और या डीवीडी मूवीज़ देखने के बाद उनके अंदर हिम्मत आएगी कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे फिर हम उनसे जीत पाएंगे। इसमें ज़्यादातर यही दिखाया गया है, इस स्टोरी में यही समझाया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ख़ास मकसद, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये तो जनरल हो गया है, अब आता है ख़ास मकसद क्या है, इससे मतलब जो बच्चों में आना ही आना चाहिए चीज़ को देखकर। फिर है 1, इस कहानी के ज़रिए से समाजी और माशी मामलों को समझ सकेंगे। यानी समाजी हालात क्या हैं, हमें कैसे उनको फेस करना है, फिर इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और कैसे हम उनसे जीत पाएंगे, कैसे हम उनसे लड़ पाएंगे। फिर आता है नंबर 2, तलबा को इस कहानी के ज़रिए से रोज़मर्रा की पेचीदगियों को समझना और उन पेचीदगियों को हल करने की सलाहियत का फ़रोग़ देना। यानी
اس کہانی کا دکھانے کا مطلب یا پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ میں جو چھوٹی چھوٹی سی پرابلمس آتی ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے، کیسے ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں، یہ یہ چیزیں بچے اچھے سے سمجھ پائیں گے اور سیکھ پائیں گے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ 3، منطق سوری طلباء کی منطق اور ذہنی صلاحیت کو فروغ دینا، یعنی جب وہ سوچیں گے سمجھیں گے تو ان کی لاجیکل پاور جو ہے یا انٹلیکچوئل پاور جو ہے وہ انکریز ہوگی، سوچیں گے سمجھیں گے تبھی کسی چیز کا ڈیسیزن لے پائیں گے۔ پھر طلباء میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بڑھاوا دینا، یعنی طلباء کو جو ہے یا اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنا تاکہ وہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ لیں، ایسا نہ ہو کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں یا ڈر کے مارے بھاگ جائیں۔ طلباء میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا فروغ دینا، میں نے کرنے مس کر دیا یہاں پہ، طلباء میں غور و فکر کی صلاحیت کو فروغ دینا، یعنی طلباء کسی بھی ٹاپک پہ غور و فکر کر پائیں، اس پہ تھنکنگ کر پائیں اور پھر ڈیسیزن لے پائیں۔ پھر آتا ہے سابقہ معلومات، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کی نالج کتنی ہے۔ طلباء مختلف مسائل کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں، یعنی ان کو مسائل جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو تھوڑا بہت حل بھی کر لیتے ہیں۔ پھر آتا ہے امدادی اشیاء، ٹیچنگ ایڈس، یعنی جب آپ ٹاپک کو پڑھاؤ گے تو آپ کو کون کون سے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اپنے اکارڈنگ یہ چیزیں جو ہیں چینج کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا، جو بھی آپ ٹیچنگ کے لیے استعمال کریں گے، آپ یہاں پہ وہ مینشن کریں۔ پھر آتا ہے امدادی اشیاء، ٹیچنگ ایڈس، یعنی جو بھی آپ ٹیچنگ کو پڑھانے کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں وہ کون کون سی ہونی چاہیے۔ جیسے ٹاپک فروزن ہے تو اس میں استعمال ہونے والی چیزیں یعنی چاک، ڈسٹر وغیرہ، کتاب والی چیزیں۔ پھر فروزن کہانی کے کیریکٹر کے چارٹ، جو بھی اس کے اسٹوری ہیں ان کے کیریکٹر کے چارٹ وغیرہ، یا پھر اگر آپ ڈی وی ڈی کے ذریعے یا آن لائن لنک کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ جب آپ کلاس میں پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں کہ کیسے پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پہلے سے پریپریشن ہوتی ہیں ساری۔ پھر آتا ہے تمہیدی سوالات، معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو کوشچنس، ممکن جواب، آپ کو آئیڈیا ہے کہ بچے یہ والے جواب دیں گے۔ ٹیچر یا معلمہ بچوں سے پوچھتی ہیں کہ بچوں کیا آپ لوگوں نے فروزن کہانی پڑھی ہے؟ تو بچے کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر ٹیچر پوچھتی ہیں کہ فروزن کی کہانی کس ریاست کی ہے؟ تو بچے جواب دیتے ہیں ایرنڈین۔ پھر ٹیچر پوچھتی ہیں بچوں سے یا معلم اگر میل ہے تو معلم، ایلیسا اور اینا کا کیا رشتہ تھا؟ اسٹوڈنٹس جواب دیتے ہیں یا طلباء دونوں بہنیں تھیں۔ پھر آتا ہے کوشچن نمبر 4، فروزن میں ایلیسا کی جادوئی طاقتیں یعنی میجیکل پاور، جادوئی طاقتیں کو بولتے ہیں انگلش میں میجیکل پاور، کیا تھیں؟ طلباء جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جہاں بچے کنفیوز ہوتے ہیں، کچھ کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا، اور جنہیں پتہ ہوتا ہے انہیں کلیئر نہیں پتہ ہوتا۔ تو پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم ٹاپک کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آج ہم کون سا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اعلان سبق یا بیان کا مقصد، معلمہ یا معلم یا ٹیچر استاد بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں آج ہم فروزن کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فروزن یہاں پہ نام ہے، فروزن کا مطلب ہوتا ہے فریز سے بنا ہے فروزن، ایلیسا اور جادوئی دنیا، یہ بھی نام آ سکتا ہے کہیں پہ، اگر یہ نام ہوگا تو آپ یہ والا بھی نام یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے پیشکش یعنی پریزنٹیشن، اب آپ کیسے پڑھانے جا رہے ہو، کیا کیا کرنے جا رہے ہو، وہ سب چیزیں، اور اسٹوڈنٹ کی کیا ایکٹیویٹی رہے گی۔ تدریسی نقطہ یعنی اسکلس آف کمپوننٹس، معلمہ کی کارگزاری یعنی ٹیچرس ایکٹیویٹیز، طلباء کی کارگزاری اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز۔ سب سے پہلے آتے ہیں پوائنٹ پہ اسکلس آف کمپوننٹس، طلباء روزمرہ کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت کا
صلاحیت کو فروغ دینا، یعنی اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک کے ذریعے یہ پڑھانے کا مطلب ہے کہ بچے پہلے سچویشن کو سمجھیں. آج کل کے بچے بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، سچویشن کو، حالات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. ہائپر ہو کے سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. پہلے حالات کو سمجھنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے، پھر ان کا حل نکالنا چاہیے. تو یہ مین مقصد ہے اس چیز کو پڑھانے کا. پھر آتا ہے ٹیچرز کی ایکٹیویٹیز. ٹیچرز کی کیا رول ہے اس ٹاپک پہ؟ معلمہ طلباء کو کہانی پڑھ کر یا آن لائن لنک دکھا کر سمجھانا شروع کرتی ہیں. یا تو ٹیچر بک سے پڑھائیں گی یا پھر آن لائن اگر آپ کے پاس لنک ہے یا ڈی وی ڈی وغیرہ. اب تو خیر ڈی وی ڈی نہیں چلتی ہیں، تو آن لائن لنک اگر ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے بچوں کو مووی دکھا سکتے ہیں. بچوں کو دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو ایرنڈیل نام کی خوبصورت ریاست تھی. یہ اسٹوری ہے، میں نے بہت شارٹ کر کے لکھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ بہت لمبی ہو گئی ہے تھوڑی سی، تو آپ اپنے اکارڈنگ اس اسٹوری کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. ایک خوبصورت ریاست تھی، اس میں 2 شہزادیاں رہتی تھیں. ایک کا نام ایلیسا اور دوسری کا نام اینا تھا. ایلیسا کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں، یعنی میجیکل پاور تھی. یہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اسٹوری سنا رہی ہیں. وہ جادو سے برف بنا سکتی تھی. اس کے پاس کون سی پاور تھی؟ میجیکل پاور تھی کہ وہ اس کے پاس ایسی پاور تھی جس سے وہ برف بنا دیتی تھی اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی. یہ اسٹوری چل رہی ہے، چاہے تو آپ آن لائن لنک کے ذریعے اس کو شو کر رہے ہیں بچوں کو یا پھر آپ بک سے ریڈ کر رہے ہیں. آپ دونوں کے اکارڈنگ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اور طلباء کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے؟ طلباء بہت ہی غور سے کہانی سننا، یا اگر آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں تو سننا، اگر آپ آن لائن لنک سے دکھا رہے ہیں تو دیکھنا شروع کرتے ہیں بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ میں. تقسیم کر سکتی ہے، اس کے پاس یہ میجیکل پاور تھی. ایلیسا کو اپنی طاقت پر قابو کرنا نہیں آتا تھا، یعنی اس کو یہ پاور آتی تو تھی پر اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیسے قابو کرنا ہے، وہ نہیں آتا تھا. ایک دن دونوں بہنیں کھیل رہی تھی. کھیلتے کھیلتے اینا ایلیسا کی جادوئی طاقتوں سے زخمی ہو جاتی ہیں. دونوں بہنیں کھیلتے کھیلتے، کیا ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تو کھیلتے ہی رہتے ہیں آپس میں، وہ زخمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو برف سے کھیل رہی تھی تو وہ اچانک سے سلپ ہو جاتی ہے اینا جو ہوتی ہے، اور اس کی جو برف کے جو تقسیم کرتی ہے پیسز ہوتے ہیں وہ آ کر اس کو لگ جاتے ہیں اینا کو. ایلیسا کے ماں باپ جو ہیں یا والدین جو ہوتے ہیں، آپ یہاں والدین بھی لکھ سکتے ہیں. ایلیسا کے ماں اور باپ اینا کو ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ ایک کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ تو اسے ٹھیک کر دیتے ہیں. اس کے بعد حادثے کو بھلا دیتے ہیں. وہ جو اس کی میجک پاور کو ختم کرتا ہے اینا کے اوپر سے، اور وہ اس کی پاور کو وہ اس کو بھی بھلا دیتا ہے یادداشت کو، کہ جو وہ زخمی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے، ایلیسا کی وجہ سے. تو یہ سب چیز اس کے مائنڈ سے بھلا دیتا ہے جو اس کو ٹھیک کرتا ہے. مگر ایلیسا کو اس حادثے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں. جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو ڈر کے مارے اس کے پیرنٹس جو ہیں ایلیسا کے یا والدین جو ہوتے ہیں وہ ایلیسا کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ تم کمرے میں بند رہ کر اپنی جادوئی طاقتوں پر قابو پانا سیکھو، ڈرو نہیں، کیونکہ جتنا وہ ڈرے گی اتنی اس کی پاور بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ کو اپنی جادوئی طاقتوں پر قابو کرنا سیکھنے کے لیے کہتے ہیں. ایلیسا اور اینا میں اس وجہ سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جب ایلیسا کو ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے اس سے کسی کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا ہے. ایسے ہی پھر دونوں میں دوریاں یا گیپ جو ہے وہ آنے لگتا ہے. نہ ایلیسا اینا سے ملتی ہے، نہ اینا ایلیسا سے ملتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد سمندری حادثے میں کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ایلیسا کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں. سمندری حادثے میں ایلیسا کے ماں باپ گزر جاتے ہیں یا والدین گزر جاتے ہیں. پھر اسٹوری ایسی چلتی رہتی ہے آگے. اینا کی تاج پوشی کے وقت اب وہ دونوں جو بہنیں ہیں بڑی ہو جاتی ہیں. اب جب ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ کس کو بنایا جائے، جو وہاں کا انچارج ہوگا، جو راجا یا رانی بنے گی، پرنسس راجکماری بنے گی یا شہزادی، تو وہ کس کو بنایا جائے. تو وہ لوگ کس کو بناتے ہیں؟ اینا کو چوز کرتے ہیں. اینا کی تاج پوشی کے دن دربار کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جب اینا کو
रियासत की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, यानी ताजपोशी की जाती है उसको। ताज जब राजा बनाया जाता है या रानी बनाई जाती है तो ताज पहनाया जाता है। तो उस दिन सारे दरबार के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सारे लोग दूर-दूर से आते हैं, जो ताजिर होते हैं, जो उनके पेरेंट के साथ में तिजारत करते थे, वो लोग भी आते हैं। फिर क्या होता है कि और एलिसा भी उस दिन कमरे से बाहर आती है। सब लोग तो आते ही आते हैं और एलिसा भी उस दिन कमरे से बाहर आती है, अपनी बहन की ताजपोशी के उसमें शामिल होती है रस्म में। ताजपोशी की रस्म में दूर-दूर से काफ़ी लोग आते हैं। देवक नाम का ताजिर, प्रिंस हांस वगैरह ये कुछ नाम हैं। ड्यूक नाम का एक ताजिर है, जिसको बड़ी वो थी कहते हैं जुस्तजू थी या बहुत क्रेज़ था, उसको ये जानना था कि आखिर रियासत में चल क्या रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड था कि आखिर महल में क्या राज छुपा हुआ है। और एक ताजिर था, यानी बिजनेसमैन था, प्रिंस हांस वगैरह। प्रिंस हांस का कैरेक्टर भी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। प्रिंस हांस जो है वो बहुत ही लालची था। वो जो है वो एना या एलेसा की रियासत को अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। प्रिंस हांस वगैरह जो कि एना से इस बीच में वो एना के साथ में दोस्ती बढ़ा लेता है, फ्रेंडशिप करता चला जाता है ताकि वो उससे शादी कर पाए और उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो राज्य है, रियासत है, उसको अपने कब्ज़े में ले पाए, जो कि एना से शादी करना चाहता है। जब एना ये बात एलिसा को बताती है तो एलिसा एना को मना करती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि वो बहुत लालची है एलिसा, लेकिन एना को समझ में नहीं आता। इस बात को लेकर दोनों बहनों में बहस शुरू हो जाती है। दोनों बहनें बहस करने लगती है क्योंकि एना उससे शादी करना चाहती है, पर एलिसा जो है मना करती है। और एलिसा की ताकतें लोगों को ज़ाहिर होने लगती हैं। जैसे ही एना को गुस्सा आने लगता है और वो डरने लगती है, थोड़ा-सा बाहर की जो भीड़ थी, क्राउड था, उसको देखकर डरने लगती है, तो उसकी ताकत उतनी और बढ़ने लगती है। एलिसा ये सब देखकर डर जाती है, क्योंकि जब उसके साथ ऐसा हो रहा होता है तो वो डरने लगती है और महल से बाहर की तरफ, पहाड़ियों की तरफ चली जाती है। और डर के क्योंकि जो डरती है उतनी उसकी पावर बढ़ जाती है। वो पहाड़ की तरफ चली जाती है और पूरी रियासत ना ख़त्म होने वाली सर्दी में तब्दील हो जाती है। जैसे-जैसे वो डरती जाती है, भागती जाती है, उतना ही बर्फ़ जमता चला जाता है और पूरी रियासत में ठंड का माहौल पैदा हो जाता है। और एलिसा जो है पहाड़ियों में जाकर एक बहुत ही अपनी मनपसंद महल बनाती है, बर्फ़ से बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जहाँ-जहाँ वो रहती है, वो बहुत सारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें बनाती है वहाँ पर। फिर क्या होता है, सब लोग बोलते हैं, जब एलिसा चली जाती है महल से तो सब लोग बोलते हैं कि ये सब एलिसा के, क्योंकि वहाँ पे पूरे में सर्दी-सर्दी हो जाती है, बहुत सब लोग सर्दी से परेशान हो रहते हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है, पानी जो होता है वो भी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि सब एलिसा की वजह से हो रहा है, सब लोग एलिसा को चुड़ैल समझते हैं, लेकिन एना कहती है कि मेरी बहन चुड़ैल नहीं है। जब सब लोग एलिसा के बारे में सब कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं, लेकिन एना को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको अच्छा नहीं लगता। वो ये कहती है मेरी बहन ऐसी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि एना एलिसा को बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है। एना अपनी रियासत की सारी ज़िम्मेदारी प्रिंस हांस को देकर चली जाती है। अब एना क्या करती है, जब उसकी बहन चली जाती है एलिसा, तो एना अपनी बहन को ढूँढने के लिए जाती है और अपने जो है रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी प्रिंस हांस को देकर चली जाती है। और जब वो प्रिंस हांस को अपनी ज़िम्मेदारी सौंप के जाती है तो क्या करते हैं, ड्यूक और जो ये हैं प्रिंस हांस मिलकर एलिसा को मारने के लिए कुछ लोग भेजते हैं, ताकि वो उसको मारकर और एना से शादी करके सारी जो जायदाद है, सारी जो रियासत है उस पर अपना कब्जा कर सकें। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, ये स्टोरी में है। एना जब अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाती है तो क्या होता है, एना को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एलिसा को ढूंढने में क्रिस्टो और एल्फ एना की मदद करते हैं। रास्ते में जब वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाती है एना, एलिसा को ढूंढने के लिए जाती है, तो क्रिस्टो नाम का एक
बर्फ़ सेलर होता है, किसी कहीं जगह पे वो बर्फ़ सेलर है, बर्फ़ बेचता है, और कहीं जगह पर ये होता है कि वो जो है लकड़हारा था, ये भी है। और ये जो है एल्फ एल्फ जो था वो था आई थिंक बर्फ़ से बनाती है, नहीं एल्फ गधा था उसका, सॉरी, एल्फ क्रिस्टो का गधा था। फिर आते हैं ऐना की मदद करते हैं लोग, और ऐना के सामने प्रिंस हांस की भी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। जब वो ऐना जो है उससे मिलती है, एलिसा से, ढूंढते ढूंढते वो एलिसा के पास पहुंच जाती है, उसको वापस चलने के लिए बोलती है। लेकिन वो क्या करते हैं, जो प्रिंस हांस है, ढूंढते ढूंढते वो भी उनके पीछे आ जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं, प्रिंस पर, सॉरी एलिसा पे। लेकिन एलिसा के पास जादू ताकतें होती हैं, वो उनका सामना करती है और उनको हरा देती है। इस तरह से प्रिंस हांस की सारी सच्चाई जो है वो ऐना के सामने आ जाती है। जब प्रिंस हांस एला को मारने वाला होता है, इसके बाद क्या होता है कि जब वो सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती हैं तो वो जो है उसको, एलिसा को गिरफ्तार करते हैं किसी वजह से और महल में बंद कर देते हैं। पीछे से वो भी आती है, एलिसा, सॉरी ऐना, ऐना को भी वो एक महल में ले जाके डाल देते हैं। लेकिन एलिसा के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं, मैजिकल पावर होती है, तो वो महल से भाग जाती है। फिर पीछे पीछे जो है प्रिंस हांस जाता है उसको मारने के लिए, एलिसा को। तो जैसे ही एलिसा को प्रिंस हांस मारने वाला होता है तो ऐना क्या करती है, जब प्रिंस हांस ऐना को मारने वाला होता है तो एकदम से सामने आ जाती है, ऐना जो है एलिसा के सामने आ जाती है और बर्फ बन जाती है। क्योंकि वो जब अपनी बहन को वापस जाने के लिए कहती है ना, तो उन दोनों में आपस में बहस होने लगती है, जिससे वो एक बार फिर से ज़ख्मी हो जाती है ऐना। तो उसके पास कुछ टाइम होता है, जिस टाइम में अगर वो सही नहीं हो पाई तो वो बर्फ़ बन जाएगी, और वो सही तभी होगी जब उसको मोहब्बत या सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला मिलेगा, तब वो सही होगी, अदरवाइज़ नहीं सही होगी। तो जब वो उसको प्रिंस हांस जो है मारने वाला होता है, तो वो उसके एकदम से सामने आ जाती है और सामने आते ही बर्फ़ बन जाती है, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो जाता है। उसे कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता है तब तक। ये देखकर एलिसा अपनी बहन ऐना को गले लगकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है। जब एलिसा जो है ये देखती है कि ऐना जो है बर्फ़ बन गई है और उसको बचा रही थी वो, तो उसको बहुत रोना आता है अपनी बहन के लिए। तो वो अपनी बहन, जैसे ही उसकी बहन ऐना जो है वो बर्फ़ बनी हुई है, वो उसको बर्फ़ बनी हुई गले लगा के रोती है एलिसा, और बहुत ज़ोर से रोती है। तो जब उसकी आँखों से पानी टपकता है और वो ऐना के ऊपर गिरता है, तो ऐना जो है वो मेल्ट होने लगती है, यानी सही होने लगती है, क्योंकि बर्फ़ बन जाती है वो। तो जैसे ही उसकी आँखों से आँसू गिरते हैं एलिसा की ऐना के ऊपर, तो वो मेल्ट होने लगती है। पर गिरते हैं ये आँसू अपनी बहन से सच्ची मोहब्बत की वजह से निकल रहे थे। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि किस वजह से उसके आँसू निकल रहे थे, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए उसकी बहन से आँसू आ रहे थे कि उसकी बहन बर्फ़ बन गई है। तो ऐना सही हो जाती है, जैसे ही उसके ऊपर आँसू गिरे तो ऐना सही हो जाती है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं, दोनों जब वो सही हो जाती है तो दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और एलिसा को समझ में आ जाता है कि उसकी जादुई ताकतों का इलाज सच्ची मोहब्बत है। अब एलिसा जो है वो समझ जाती है कि मेरी जो पावर्स है, मैजिकल पावर है, उनका इलाज सच्ची मोहब्बत है, यानी मोहब्बत के ज़रिए ही मेरी जो ताकतें हैं वो कम हो सकती हैं, डर कर नहीं या भाग कर नहीं। एलिसा अपनी रियासत के दरवाजे हमेशा के लिए आम लोगों के लिए खोल देती है। इसके बाद जो है ये, जब ये हाथ होता है सीन, उसके बाद सारे लोग अपनी रियासत में वापस आ जाते हैं और एलिसा अनाउंसमेंट करती है या ऐलान करती है कि मैं अपनी रियासत के दरवाजे सब लोगों के लिए खोल रही हूँ और सब लोग खुशी से मिलजुल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ से रहेंगे। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है। जब ये सब होता है तो चारों तरफ सब लोग बहुत खुश होते हैं, खुशहाली खुशहाली ही होती है, सब लोग एक साथ मिलकर बहुत खुशी के साथ रहते हैं। तो इस कहानी का मोरल यही है कि हमें आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत के साथ रहना चाहिए।
फिर आता है तख्ते सियाह का काम। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मुश्किल अल्फाज मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगी अब। शहज़ादी, जो भी स्टोरी में मुश्किल अल्फाज आ रहे होते हैं आप वो लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखे हैं वही लिखें। शहज़ादी, जादुई ताकतें यानी मैजिकल पावर, शहज़ादी यानी प्रिंसेस, हादसा ट्रेजेडी, ज़ख्मी इंजर्ड, याददाश्त मेमोरी, खूबसूरत ब्यूटीफुल, बर्फ आइस। मैं इसलिए इंग्लिश में बता रही हूँ, जो इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, गलती बट जो इंग्लिश में लेसन प्लान बना रही हूँ ये उनके लिए। वालदेन पेरेंट्स, चुड़ैल बिच जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब आपने स्टोरी बच्चों को दिखा दी है या पढ़ा दी है तो आप उसका एवेल्युएशन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट द नुक्ता हेयर, जीम के नीचे नुक्ता आएगा, आई फॉरगॉट। जादुई ताकतें किसके पास थीं, तो बच्चे जवाब देंगे, अगर उन्होंने समझी है स्टोरी तो बच्चे से जवाब दे देंगे एलेसा के पास थी। क्रिस्टोफ क्या करता था, क्रिस्टोफ कहीं पर आइस बेचता था और कहीं पर वो लकड़हारा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरी में आपको मिले वो आप लिख सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं। एना कौन थी, एना एलेसा की सिस्टर थी, बहन थी। एलेसा की जादुई ताकतों पर कैसे काबू पाया जा सकता था, एलेसा की जादुई ताकतों पर प्यार सच्ची मोहब्बत से काबू पाया जा सकता था। इस कहानी से क्या सबक मिलता है, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें बहुत ही प्यार मोहब्बत से और सच्ची मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। फिर आता है घर का काम यानी होमवर्क, तो ज़रूरी होता है देने के लिए बच्चों को। तो अब आता है मौलिमा तुलबा को 2 से 3 बार कहानी को पढ़ने के लिए कहती हैं और मुश्किल अल्फाज याद करने के लिए कहती हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। और मेरे एक और व्यूवर हैं, छोटे भाई हैं, जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं तनकीदी लेसन प्लान बनाऊँ यानी क्रिटिसिज्म वाले लेसन प्लान बनाऊँ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा क्रिटिसिज्म वाला होगा जिसमें मैं लेसन प्लान बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।